अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने जो अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। ठीक है, ये किस तरह से आप लोग क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराते हो किसी दूसरी मेटल सरफेस के ऊपर। ठीक है, किस तरह से उसकी डिपोजिशन करवाई जाती है, किस तरह से उसकी कोटिंग करवाई जाती है। तो इस टॉपिक को आज हमने डिस्कस करना है। ठीक है, और इसके लिए आपको मैं शुरू से बता दूं कि ये जो प्रोसेस है ये भी बिल्कुल सिमिलर है सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग से। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर उससे जो है ये काफ़ी सिमिलर है। ठीक है, तो आपने इसको जो है बिल्कुल केयरफुल होके जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लें कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम क्या है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कहेंगे डेपोजिशन ऑफ थिन लेयर ऑफ क्रोमियम ओवर द सर्फेस ऑफ द अदर मॉलिक्यूल अदर मेटल। ठीक है, डेपोजिशन ऑफ थिन लेयर ऑफ क्रोमियम ऑन द सरफेस ऑफ अदर मेटल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डेपोजिशन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। ठीक है, और इसमें भी हमने सेम वही प्रोसीजर जो है, जो प्रिंसिपल है उसी को फॉलो करना है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोप्लेटिक सेल होना चाहिए। ठीक है, जो यहाँ सैंड का, सीमेंट का, यहाँ पर ग्लास का बना होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा उसके अंदर आपने 2 इलेक्ट्रोड्स को डिप किया हो। ठीक है, जिस तरह से ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज अ टैंक। ठीक है, और इसके अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड्स को जो है वो डिप किया हुआ है। ठीक है, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है उसको हमने एनोड का नाम दे दिया है। ठीक है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, जो कि क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। और जो नेगेटिव के साथ अटैच है उसको हमने कैथोड का नाम दे दिया है, जो कि नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, आपका आपका जो कैथोड होगा वो ऑब्जेक्ट होगा ना जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होनी है। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट होगा, वो कोई भी मेटल हो सकती है। ठीक है, जिसकी भी आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी है। ठीक है, लेकिन जो आपका एनोड है वो उस ऑब्जेक्ट का होना, उस मेटल का होना चाहिए जिसकी आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है दूसरी मेटल के ऊपर, जिसको आप चाहते हो कि यहाँ से जो मेटल है वो दूसरी मेटल की सरफेस के ऊपर ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, तो ये उस मटेरियल का होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास फिर उसी मेटल का, जो आपके पास एनोड है जिस मेटल का, उसी मेटल का जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। उसी मेटल के सॉल्ट का जो है वो इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। सॉल्ट सोल्यूशन का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि ये जो हमारा एनोड है ना, यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ पे क्रोमियम की डेपोजिशन करवानी है। ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम है यहाँ पे, हमने तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस मेटल की सरफेस के ऊपर क्रोमियम की डेपोजिशन करवानी है। लेकिन हमारा जो यहाँ पे एनोड है वो एंटीमोनियल लेड का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, एंटीमोनियल लेड का बना हुआ है। तो यहाँ पे ज़्यादा जो एंटीमोनियल लेड क्या होती है, ये जो है वो अलॉय है। ठीक है, 1, 2 और मोर मेटल्स का। ठीक है, दिस इज एन अलॉय। अलॉय क्या होता है कि जब आप लोग मिक्स करते हो 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को, ठीक है, तो उसका जो है वो अलॉय बन जाता है। आपको पहले भी पता है, ये बात डिस्कस की गई है कि जो मेटल्स होती हैं ना, उनको वो अपनी स्टेट में जो है ना, यानी कि नेचुरल स्टेट के अंदर काफ़ी स्टेट जो है वो सॉफ्ट होती हैं। हम उसको एज इट इज़ जो है वो नहीं यूज़ कर सकते इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो हम लोग उसका अलॉय बना देते हैं। ठीक है, ताकि 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को आपस में जो है वो मिला देते हैं। ठीक है, जिससे वो थोड़ी सी स्ट्रेंथन हो जाती हैं, हम उसको इंडस्ट्री में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंटीमोनियल लेड को हमने यूज़ किया है, क्रोमियम को यूज़ नहीं किया। इसकी रीज़न क्या है, अच्छा जी, एक तो ये अलॉय है। ठीक है, इसकी रीज़न ये है, एक तो ये क्या नहीं होता, ऑक्सीडाइज नहीं होता। ठीक है, ये जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ठीक है, और क्या होगा, जाहिर सी बात है फिर ये क्या हो गया, नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव ही किसके साथ होगा, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, आपने इलेक्ट्रोलाइट तो वही लेना है जिसकी, जो आप लोग जो है डिपॉजिट कराना चाह रहे हो अपने कैथोड के ऊपर। ठीक है, तो ये वो तो आपने क्रोमियम सल्फेट का ही लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो एंटीमोनियल लेड को एज एन एनोड यूज करने की रीजन ये है, एक तो ये कि ऑक्सीडाइज नहीं होता। ठीक है, दूसरा ये कि ये नॉन रिएक्टिव है। ठीक है, जाहिर सी बात है आपके इलेक्ट्रोलाइट के साथ फिर ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। जब रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा तो ये क्या होगा, डिजोल्व ही नहीं होगा। जबकि अगर आप यहाँ पे क्रोमियम का ले लेते कैथोड जो है, यानी कि जो एनोड है वो यहाँ पे अगर आप क्रोमियम का ले लेते तो फिर क्या होता, क्रोमियम आयंस भी यहाँ से ऑक्सीडाइज होकर सोल्यूशन के अंदर जाते, और क्रोमियम सल्फेट आयोनाइज होने के बाद वो भी क्रोमियम आयंस जो है और सल्फेट आयंस आपको देता। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास वाटर भी है। जब वाटर आयोनाइज होता तो वो भी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस के अंदर जो है वो कन्वर्ट होता है। ऐसा ही होता ना,
तो ये बात मैंने यहाँ पे लिखी है, जैसे क्रोमियम सल्फेट है आपके पास, उसकी अगर आयनाइजेशन होगी तो वो क्रोमियम+3 और इस तरह से सल्फेट आयंस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखो वाटर भी तो है ना, क्योंकि हमने सोल्यूशन फॉर्म में लिया उसको, तो वाटर की जब आयनाइजेशन होगी तो वो 4 हाइड्रोक्सिल आयन और 4 प्रोटॉन्स या फिर H पॉजिटिव आयंस बनाएगा। और अगर आप लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोड, ये जो एनोड है वो भी क्रोमियम का ले लेते हैं, तो क्रोमियम के ऑक्सीडेशन के बाद यहाँ पे और ज़्यादा क्रोमियम+3 आयंस जो है वो प्रोड्यूस हो जाते, ठीक है। तो जब इस तरह से होता तो यहाँ पे देखें आप, फिर एक तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट से क्रोमियम, ठीक है, उसके अलावा H पॉजिटिव आयन, ये भी इलेक्ट्रोलाइट से आ रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं। और इसके अलावा अगर आपका एनोड जो है वो भी क्रोमियम का है तो वो वहाँ से भी क्रोमियम आयंस आ रहे हैं। इस तरह से क्या हुआ है, अब यहाँ पे देख लें कि पॉजिटिव आयंस की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई और जो नेगेटिवली चार्ज आयंस है उनकी कंसनट्रेशन कम हो गई, ठीक है। तो जब इस तरह से आपकी जो मेटल है उसका कैथोड की तरफ जाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्लोज टू इम्पॉसिबल, ठीक है। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे एंटीमोनियल लेड को यूज़ करते हो एज एन कैथोड, ठीक हो गया, ताकि आपका जो क्रोमियम मेटल है वो इजीली जाके कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो सके, ठीक है, आप उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग आसानी से करवा सके, आपको कोई जो है वो जो है मतलब फेस ना करनी पड़े कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप क्रोमियम को यहाँ पे यूज़ भी कर लेते, क्रोमियम को एज एन एनोड यूज़ कर लेते, तो फिर क्या होता, फिर यहाँ पे ये होता कि आपकी जो क्रोमियम है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिजोल्व होती चली जाती। जैसे पिछले इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर में हमने देखा था कि आपका जो ये था मटेरियल सिल्वर का, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर मेटल जो है वो डिजोल्व होना शुरू हो जाती है, ऑक्सीडेशन जब होती चली जाती है तो फिर वो डिजोल्व होना शुरू हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। इस तरह से आपको फिर जो क्रोमियम है ना वो भी आहिस्ता आहिस्ता डिजोल्व होता चला जाएगा, ख़त्म होता जाएगा, आपको बार बार जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो इस मुश्किल से बचने के लिए आपने यहाँ पे एंटीमोनियल लेड को यूज़ कर लिया है, ताकि आपका जो एनोड है वो क्या ना हो, ऑक्सीडाइज ना हो, ठीक है, आपके इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्टिव ना हो, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे वो क्या ना हो, ऑक्सीडाइज ना हो और रिएक्टिव ना हो, ठीक है। और उसके अलावा डिजोल्व ना हो, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ख़त्म ना हो, ठीक है। और आपका रिएक्शन जो है जितनी आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराना चाहते हो उतनी अमाउंट में आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग मिल जाए, ठीक है, इसलिए ये काम हुआ। अच्छा जी, जब आप लोग इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे यहाँ, यानी कि यहाँ से जो है वो करंट प्रोवाइड करोगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि आपका जो एनोड है, ठीक है, वो तो एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि आप उसमें तो हमने क्रोमियम का नहीं लिया हुआ कि वहाँ से क्रोमियम आयन जो है ऑक्सीडाइज होंगे और सोल्यूशन के अंदर जाएंगे, फिर वो कैथोड की तरफ जाएंगे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, जीरो स्टेट के अंदर आ जाएंगे और डिपॉजिट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे जो क्रोमियम सल्फेट आयंस है ना, ठीक है, जो आपका क्रोमियम सल्फेट है और वाटर है जो कि आपने एज एन इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, उसकी आयनाइजेशन हो जाएगी इस तरह से। यहाँ पे क्या होगा, क्रोमियम सल्फेट जो है वो क्रोमियम+3 और SO4 2 नेगेटिव आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और जो वाटर है उसकी आयनाइजेशन हो जाएगी 4 हाइड्रोक्सिल और 4 प्रोटॉन्स के अंदर, ठीक है। और ये तो हमने प्रोसेस देखना ही नहीं है ना, क्योंकि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला था कि अगर आप क्रोमियम का एनोड लेते तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एनोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होगा और कैथोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होगा, हम ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब आपकी जो है, जब आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, इसकी होगी इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए से ये लाइसिस होगी इनकी, ये आयंस में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, एनोड के ऊपर अगर देखा जाए, एनोड के ऊपर अब कौन से आयंस पहले जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास दो तरह के आयंस है, एक तो एक पॉजिटिव आयंस और क्रोमियम आयंस है, ठीक है। हमने डिपोजिशन करवानी है कैथोड के ऊपर, ठीक है। तो कैथोड के ऊपर हमारे पॉजिटिवली चार्ज आयंस जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोमियम आयंस या H पॉजिटिव आयंस, अब इनमें से कौन से आयंस जाएंगे, इसके लिए यहाँ पे आंसर आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें क्या बोलती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है कि एक तरफ जो है वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है वो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं। जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस ऊपर की तरफ होते हैं ना, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग ले लें कि आपके पास क्रोमियम+3 आयंस हैं, ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जिंक है, ठीक है, इस तरह से कॉपर है और यहाँ पे H पॉजिटिव भी है, ठीक है, और यहाँ पे जो है हमारे पास क्या है, सल्फेट आयंस हैं, ठीक है, उसके अलावा नाइट्रेट आयंस हैं, इसी तरह से जो है वो नेगेटिवली चार्ज आयंस मौजूद हैं, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज क्या है, आयंस मौजूद हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आयंस मौजूद हैं। एक तरफ जो है वो पॉजिटिव चार्ज आयंस है, दूसरी तरफ जो है वो नेगेटिव चार्ज आयंस है।
तो जो आयंस जो है ना ऊपर की तरफ जो प्रेजेंट होंगे पॉजिटिव चार्ज आयन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर, जो आयंस पॉजिटिव चार्ज हैं और वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट हैं, टॉप पोजीशन पर प्रेजेंट हैं, वो ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं कि वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करें, और जो नीचे वाले हैं उनका पोटेंशियल कम होता है। ठीक है, उसके अलावा जो नेगेटिव चार्ज आयंस है वहाँ पे भी यही जो है वो रूल अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमियम +3 जो है वो क्या करेगा, मूव करके जाएगा कैथोड की तरफ। ठीक है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी से भी आ रहे हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स ये क्रोमियम जो है वो गेन करती जाएगी, और क्रोमियम जो है वो रिड्यूस स्टेट में आती चली जाएगी, यानी कि क्या होती जाएगी, 0 स्टेट में आती जाएगी, और यहाँ पे आकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। तो आपका ये जो ऑब्जेक्ट है विद द पैसेज ऑफ टाइम क्रोमियम के साथ डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, और जितनी आपको डिपोजिशन चाहिए उतनी लेने के बाद आप इसको रिमूव करोगे। ठीक है, इस मेटल ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर क्रोमियम जो है वो डिपॉजिट हो चुका होगा, इसको क्लीन करोगे और आपका जो प्रोडक्ट है वो रेडी हो जाएगा, जो कि है इलेक्ट्रोप्लेटेड मेटल विद क्रोमियम मेटल। ठीक है, तो वो आपको इस तरह से चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम की जाती है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है कि जो वाटर है वो H पॉजिटिव आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस में कन्वर्ट होगा। एनोड के ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, एनोड के ऊपर हमारे पास कौन सी चीज जाएगी, एनोड के ऊपर हमारे पास जाएगी, एनोड के ऊपर अगर देखा जाए तो हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, 4 हाइड्रोक्साइड आयंस होंगे हमारे पास, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर, प्लस ऑक्सीजन के अंदर और प्लस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा ये कैसे हुआ, ये कुछ इस तरह से ये प्रोसेस हुआ है। यहाँ पे अगर देखें, आपको पता है एक हाइड्रोक्साइड आयन ये है, एक हाइड्रोक्साइड आयन ये है, एक हाइड्रोक्साइड आयन ये है और एक हाइड्रोक्साइड आयन ये है। चारों के ऊपर जो वो नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। अब क्या होगा कि एनोड के ऊपर आपको पता है कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, तो ये जो चारों के चारों हाइड्रोक्साइड आयंस हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो फिर ये भी साइन मिट जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म और ये भी खत्म हो जाएगा। अब क्या हुआ है कि यहाँ पे आपको पता है कि हाइड्रोक्सल इस तरह से है, 2 4 और यहाँ पे पहले 5 थे। जब इसके साथ हाइड्रोजन, जब इसके पास जो है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था तभी इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज था, लेकिन जब वो नेगेटिव चार्ज यहाँ से ख़त्म हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास इन सारे हाइड्रोक्साइड्स की कंडीशन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, एक और हाइड्रोक्साइड आयन अगर आप देख लो, ठीक है, जैसे कि ये हाइड्रोक्साइड है, ठीक है जी, 2 4 5, और इसी तरह से हमारे पास क्या होगा, 2 4, ठीक है, इस तरह से ये जो है वो पेयर अप है, 6 होते हैं ना ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 5, ठीक है, जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से वो रिमूव हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे वापस एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो आ गया। ठीक है, इसी तरह से इस ऑक्सीजन पे भी इसी तरह से होगा। ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों क्या कर लेंगे, यहाँ से आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे। सॉरी, इस तरह से नहीं होगा काम, इस तरह से होगा, जैसे ये है आपके पास, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन, तो इनमें से एक जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे आके बॉन्ड कर लेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, H2O। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने इन दो को डिस्कस किया, उसके बाद अगर हम इन दो को डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में, तो एक हाइड्रोजन जो है इनमें से आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, H2O। तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हमारे पास यहाँ से बन गए। ठीक है, पीछे क्या बची हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन हुआ है वो इस तरह से हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ है वो इस तरह से हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास पीछे क्या बची है, ऑक्सीजन, इस तरह से। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन के रिमूव होने से, इस हाइड्रोजन के रिमूव होने से हमारे पास ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 4 5 6। ठीक है, 4 4, सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास
ये जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं आपस में इस तरह से बॉन्डिंग कर लेंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, O2 बन जाएगा, जो कि ये भी बन गया, ये भी बन गया। आपको पता चल गया रिएक्शन एट एनोड किस तरह हुआ, ठीक है, कि नोड के ऊपर जो है वो किस तरह से ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है, किस तरह से वाटर बना है, हाइड्रोक्साइड आयन से किस तरह से ऑक्सीजन बनी है और किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स बने हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर कैथोड के ऊपर देखा जाए तो कैथोड के ऊपर क्या होगा, जो क्रोमियम आयंस होंगे, ठीक है, जो कैथोड होगा उसके ऊपर जो क्रोमियम आयंस बने होंगे, जो कैथोड होगा ना आपके पास, कैथोड के ऊपर जाहिर सी बात है क्रोमियम आयंस ने जाना सोल्यूशन में से निकल के, ठीक है, तो वो क्रोमियम +3 की फॉर्म में जाएंगे और क्रोमियम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्रोमियम में कन्वर्ट हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स लेके, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिडक्शन, और ये मेटल आपकी जो है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, मेटल आपकी डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है जी। तो आपका ये जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। अच्छा, एक और बात ये कि कैथोड जो है ना, कैथोड को अपनी प्रैक्टिकल कन्वीनियंस के लिए आप लोग ज़्यादातर जो है ना इसकी, क्योंकि आपने प्लेटिंग की हुई है एंटीमोनियल लेड की, ठीक है, और ज़्यादातर केसेस में फिर आप क्या करते हो कि जो आपका कैथोड होता है ना, अगर वो स्टील का बना हुआ है तो उसके ऊपर क्रोमियम जो है वो चिपकती नहीं है, ठीक है। तो पहले आप उसको क्या कर लेते हो अच्छे तरीके से आप लोग क्या कर लेते हो अच्छे तरीके से उसको जो है वो पहले अटैच कर लेते हो कॉपर के साथ या निकल के साथ, ठीक है। उसके बाद क्रोमियम से अटैच करते हो तो आपकी जो क्रोमियम है वो ईजिली इस एनोड के साथ स्टिक हो जाती है, अदरवाइज वो स्टिक ही नहीं होती। एक वजह ये भी है कि क्रोमियम जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा उसका इशू होता है स्टिकिंग का भी, ठीक है, कि वो स्टिक नहीं हो पाती, इसलिए पहले आप उसको कॉपर के साथ फिर निकल के साथ एंड देन क्रोमियम को उसके साथ अटैच करोगे तो तब एडहियर होगी, ठीक है। तो ये भी जो है वो इसका ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, आपको कोई इशू नहीं है। एडहेसिव लेयर ऑफ द कॉपर लास्ट लॉन्गर, और इस तरह से अगर एडहेशन आप करोगे प्रोसेस, ठीक है, कॉपर के साथ निकल के साथ, और फिर उसके बाद क्रोमियम उसके ऊपर अटैच करोगे तो ये काफ़ी देर तक जो है वो अटैच रहेगी, अदरवाइज इसका अटैच रहना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। ओके, आई होप इट्स क्लियर, ठीक है जी। लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हो तो बिल्कुल आप इनको लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।